हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो क्लास 12 टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज चल रही है बच्चों, जिसमें आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 3। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा अगले 2 महीने में, और अच्छा खासा टाइम आपको मिलेगा अपनी रिवीजन के लिए, सैंपल पेपर्स के लिए। फरवरी एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का प्लान है। फरवरी एंड तक या मार्च बिगिनिंग तक टर्म 2 का आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा इस सीरीज के अंडर, और उसके बाद सैंपल पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस तो टॉपिक्स के दौरान होंगे। जो भी पास्ट ईयर पेपर्स में आपके क्वेश्चंस आए हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, वो सारे इस सीरीज में मैं उठाने वाला हूं। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन डिटेल में करवाने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी, जितने भी बच्चों ने इन वीडियोस पे कमेंट किया होगा, उनमें से रैंडमली स्टूडेंट्स पिक किए जाएंगे रैंडम वीडियोस से, और उनको दी जाएंगी टर्म 2 फिजिक्स की इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स की बुक्स, जैसे ओसवाल हो गया, अरिहंत हो गई, एजुकार्ट हो गई, एग्जाम आइडिया हो गई। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है मार्केट में आपकी सैंपल पेपर की प्रिपरेशन के लिए, कुछ बच्चे यहां से चूज करके उनको बुक्स दी जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी बुक मिले, तो आपको इन वीडियोस पे कमेंट करना है। कमेंट करने से आपके बुक जीतने का चांस बढ़ जाएगा और मेरा वीडियो को ग्रो करने का चांस बढ़ जाएगा। तो दोनों की ग्रोथ एक साथ होगी और इसी में मजा है। मैं अकेला ग्रोथ लेके क्या करूंगा? आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपकी वजह से ये चैनल चल रहा है, तो आपको भी कुछ मिलना चाहिए, और मेरी तो ग्रोथ होनी ही चाहिए, है ना। सो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 3 है ये बच्चों। अगर आपको बाकी लेक्चर्स के लिंक्स चाहिए, आपको बिल्कुल बिगिनिंग से प्रिपरेशन करनी है, तो वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो की। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, कि ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रियल और एपरेंट डेप्थ का फिनोमिना क्या है, अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट का फिनोमिना क्या है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा, जरा देखो। ये एक ग्लास की स्लैब है। ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होगा तो दो फेसेस पे रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहले तो ग्लास स्लैब में रे एंटर करेगी, वो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर वाला। फिर ग्लास स्लैब को ये लीव भी करेगी, तो डेंसर टू रेयर वाला। तो एक बार बेंडिंग होगी टुवर्ड्स नॉर्मल और एक बार बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हमारी रे आई है ऐसे, ये रे ऐसे आई है, ठीक है, ऐसे, ये इंसिडेंट रे, और ये है नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, ये रेयर है, ये डेंसर है, तो बेंडिंग कैसे होगी? बेंडिंग होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये जो एक्चुअल पाथ था इस रे का, इसको भी बना देते हैं एक्चुअल पाथ। ये रे ऐसे जा रही थी, ये रे ऐसे जा रही थी, है ना, ये, और थोड़ी सी ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी ऐसे। तो ये यहां पर रिफ्रैक्शन होगी। अब ये रे जा रही है, जाते 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 कहां तक पहुंच जाएगी? ये जाते जाते ये पहुंच जाएगी यहां तक, ये यहां पहुंच गई, ठीक है, ये। अब बेंडिंग कैसे होगी? अब ये जा रही है डेंसर टू रेयर, तो इसकी बेंडिंग कैसे होगी? इसकी बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, उसी के लिए मेनली यहां पे आपको रिफ्रैक्शन कराया जा रहा है ग्लास स्लैब का, और वो ये है कि जब ये रे इस मीडियम में इमर्ज होगी, दोबारा इसी मीडियम में अगर ये इमर्ज होती है, इसी मीडियम में इमर्ज होती है, तो जो इसका एक्चुअल पाथ था, ये था इसका एक्चुअल पाथ, अगर ग्लास स्लैब बीच में ना आती तो इसका जो पाथ रहता वो ये रहता। तो ये जो इमर्ज हुई है, ये ठीक इसके पैरेलल इमर्ज होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो दोनों रेज हैं, ये और ये क्या है? पैरेलल हैं। तो अगर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 ले लेते हैं इसको, बिकॉज दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट एयर ग्लास इंटरफेस, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I2, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2. This angle of refraction R2 is also represented by E, which is called angle of emergence. क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्ज कर रही है ना, रे इमर्ज कर रही है इस एंगल से, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो टर्म है, वो टर्म है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? कि ये जो इसके पाथ में ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है, ये कि ये
ग्लास स्लैब की वजह से इसके पाथ में कितना डिफ्लेक्शन आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये इधर जा रही थी और ग्लास स्लैब की वजह से जब ये इधर निकली तो अब ऐसे जाएगी, पहले ऐसे जा रही थी ऐसे जाएगी, इतनी दूरी पे जाएगी अब, है ना। ये जो दूरी है दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, समझ में आई बात। अच्छा, तो ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है R2 जिसको हम E भी बोल रहे हैं, ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आप दूसरी बुक्स देखोगे, SL प्रदीप वगैरह, उसमें फॉर्मूला भी डिराइव किया है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है तो हम उस डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। ग्लास स्लैब के बारे में अगर आपको सिर्फ इतना पता हो तो बात आपकी बन जाएगी। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ2 बाय μ1 बाय स्नेल्स लॉ, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि दैट इज साइन I1 बाय साइन R1, है ना। ज्यादा से ज्यादा आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, और ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये स्नेल्स लॉ पे बेस्ड है। नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। रियल एंड एपेरेंट डेप्थ, रियल एंड एपेरेंट डेप्थ क्या है? रियल एंड एपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि अगर कोई भी एक वाटर का कंटेनर हो या स्विमिंग पूल हो, कंटेनर या वो भी बड़ा कंटेनर है, तो अगर उसमें कोई चीज हो पानी के अंदर तो वो जितनी डेप्थ पर है उतनी डेप्थ पे नहीं दिखाई देती है, थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। पूल का सरफेस भी अगर आप देखो तो जितना गहरा है उतना गहरा नहीं दिखाई देता, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। पानी के अंदर कोई कॉइन रखा हो, जग में कुछ भी रखा हो, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये जो थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर दिखाई, ये जो थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से। हमारी आंखों का धोखा है बेटा, सब कुछ हमारी आंखों का धोखा है। आप देखो कि आपको स्पेक्ट्रम का 1% नजर आता है, मतलब आपका जो विजिबल रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, इतने में आपको दिखाई देती हैं चीजें। यूनिवर्स में तो और भी वेव्स घूम रही हैं, आज सिर्फ 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर तो आपको दिखाई देता है ना, वो तो आपकी मेंटल लिमिटेशन है, वो सच नहीं है, सब माया। पूरा संसार माया है। इस बारे में बात करेंगे, वैसे ये सच है सारी बातें, जो संसार को माया कहा गया है, ये इल्यूजन है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा दिखाई दे रहा है वो तो लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है ना भैया। लाइट हमें जो दिखाएगी हम देख लेंगे, 10th में भी आपने पढ़ा है कि जो स्टार्स हैं वो उनकी जो रियल और एपरेंट पोजीशन है उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा नीचे होते हैं, ऊपर दिखाई देते हैं, तो हम तो मान लेते हैं वहां पे, तो हमें तो जैसा दिखाया जा रहा है हम वैसा मान लेते हैं। क्या एक्चुअल में भी वैसा ही है? शायद नहीं। क्या उसको पाने का कोई तरीका है, उसको जानने का कोई तरीका है? शायद है। हमारे जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, जिसमें कि जो वेदास हैं या उपनिषद हैं, उनमें मेडिटेशन के बारे में जो बताया गया है कि कैसे पता चला उनको कि संसार माया है, कि ये दुनिया जो है वो इल्यूशन है, कैसे पता चला? मेडिटेशन से पता चला ना। तो फिर उनको सच भी पता होगा। तो कुछ लिखा हुआ है उन ग्रंथों में जो पढ़ने लायक है, जहां तक मैं ऐसा सोचता हूं। उस बारे में कभी बात करेंगे, और उसको तुम ये मत समझना कि वो माइथोलॉजी है, वो कंप्लीट फिजिक्स है, वो पूरा का पूरा फिजिक्स है। इनफैक्ट वो इतने लेवल का फिजिक्स है जहां तक साइंस अभी तक पहुंच ही नहीं पाया। साइंस तो बस छोटी मोटी बातें पता लगा पाए। तो इस बारे में बात करेंगे कभी। आपको भी अगर इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, उन कमेंट्स को देखकर मैं पता लगाऊंगा कि मुझे इस बारे में कितनी बात करनी चाहिए, कितनी नहीं। तो रियल और एपरेंट डेप्थ की बात करते हैं। रियल और एपरेंट डेप्थ में क्या है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, डायग्राम कहां बनाएं, चलो यहां बना देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए, है ना, इल्यूजन ना हो कोई। रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। देखो ये है कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में यहां पर है एक ऑब्जेक्ट, और इस कंटेनर में हमने भर दिया है हरे रंग का पानी, काई वाला हरा हरा पानी, ठीक है। उस हरे पानी में, अरे टेंशन मत लेना, पानी है ये, हरे रंग का मार्कर है मेरे पास इसलिए हरा पानी बोल रहा हूं। आप सोचो पता नहीं कोई ऐसा लिक्विड भर दिया जो हमें याद रखना पड़ेगा। पानी भरा है भैया, इसमें पानी भरा है इस बीकर में, और इस बीकर में यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से ये रे जाएगी ऐसे, है ना। तो ये कैसे बेंड होगी? डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई, ठीक है। अच्छा, एक और रे ले लो,
एक ही रे थोड़ी निकलेगी इस ऑब्जेक्ट से, हजारों रेज निकलेंगी। एक और रे ले लो, ये एक रे है। अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये ऐसे बेंड करेगी, तो ये नॉर्मल रहा। ठीक, समझ में आ गई बात। यहां से अगर कोई देख रहा है, अब हमारी आंख जो है वो बेंडिंग नहीं पकड़ती, कि उसको नहीं पता कि ऐसे बेंड होके आई है, तो उसके लिए तो ये सीधा आ रही है बिल्कुल यहां से। इसके लिए ये रे यहां से आ रही है, और ये वाली रे जो है वो, ये वाली रे सीधा सीधा यहां से आ रही है। तो इसको लगेगा यहां पर ये मीट कर रही है ना रेज, इसके लिए तो इसको दिखाई देगा ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पर है। इनफैक्ट ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पे, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज है, बट हमारी आंख ऑब्जेक्ट की इमेज और ऑब्जेक्ट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। वही स्टार जो नीचे है, आपको दोनों जगह थोड़ी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है ऊपर भी दिख रहा है ना, आपको वो ऊपर ही दिख रहा है जबकि वो नीचे, 10th में आपने पढ़ा है। तो ऐसा आपको दोनों तरफ नहीं दिख रहा, आपको तो लग रहा है वही स्टार है, पर वो स्टार नहीं है, वो एक्चुअली में इमेज है। जो लाइट आपको दिखा रही है, आपकी आंख को दिखा रही है, वो इमेज है, पर आपके लिए वही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारी आंख जो है ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। सो दिस ऑब्जेक्ट appears here, यहां पे ये दिखाई देता है। ठीक, ऊपर दिखाई दे रहा है थोड़ा, तो जहां पर एक्चुअल में है, यानी कि यहां पे, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब जहां एक्चुअल में है ना, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। और जहां पर अपीयर हो रहा है, जहां पर दिखाई दे रहा है, यानी इतना दिखाई दे रहा है, और ये इसको बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट मतलब नकली, जो एक्चुअल में नहीं है, इसको बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। समझ में आई बात। तो एक सिंपल सी डेरिवेशन से हम ये शो कर सकते हैं कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें ये सब ड्रामा चल रहा है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना है, डेरिवेशन अपने को नहीं करना। रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ, समझ गए। इसका मतलब यह है कि अगर ये लिक्विड निकाल के दूसरा लिक्विड डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो रियल डेप्थ तो उतना ही रहेगा ना, एक्चुअल में तो चीज वही रहेगी। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर घट गया, यानी एपेरेंट डेप्थ और कम हो गई, तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में और ऊपर दिखेगा, और कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में नीचे दिखेगा। और अगर खाली ही कर दें, हवा रह जाए अंदर, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो इसको 1 रखूंगा, रियल और एपेरेंट डेप्थ बराबर, तो अगर हवा है अंदर तो फिर वहीं दिखेगा जहां पर है। ठीक है, सो अगर हम मान लें रियल डेप्थ को मैं सपोज x ले लूं, एपेरेंट डेप्थ को मैं y ले लूं, इनका नाम दे दूं, ये o है, ये o डैश है, और ये सीधा सीधा यहां से स्ट्रेट लाइन एक खींच दें, ये सीधी लाइन मैंने खींच दी, दिस इज सपोज a। तो ये जो o डैश है ना, इसको बोलते हैं एपेरेंट शिफ्ट, सॉरी नॉर्मल शिफ्ट, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो ये नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रियल डेप्थ x अपॉन एपेरेंट डेप्थ y। तो नॉर्मल शिफ्ट o डैश क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट होगा रियल डेप्थ x माइनस एपेरेंट डेप्थ y। बट एपेरेंट डेप्थ तो नकली चीज है ना, वो तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, तो y को बेटर है कि हम x की टर्म्स में लिखे। सो दिस वन इज y इज x बाय म्यू, है ना, तो x माइनस x बाय म्यू। सो दिस नॉर्मल शिफ्ट o डैश इज व्हाट, x कॉमन आ गया 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये नॉर्मल शिफ्ट। तो इतना शिफ्ट हो जाता है बेस से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जब उसको एक किसी मीडियम में रखा जाता है। समझ में आई बात? ओके, तो इस पे एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में पीछे, उसकी बात करते हैं। लेकिन पहले तीसरा फिनोमिना भी समझ लेते हैं जो रिफ्रैक्शन में हमको पढ़ना है, जिस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल सी चीज है। और वो तीसरा फिनोमिना है अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है, समझ गए? समझ कहां से गए सर, बताया तो है नहीं अभी। देखो ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के अराउंड एक लेयर है जिसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है ना, ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर है।
ठीक है, दिस इज योर प्यारी सी अर्थ, जिसका मत करना तुम अनर्थ। वाह वाह। एंड दिस इज योर हराइजन लाइन। कितने गया स्केल? कोई बात नहीं, बिना स्केल के बना देंगे, जेब में तो नहीं डाल लिया? ओहो, हाथ में पकड़ा हुआ है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और ढूंढ रहे हैं, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत आगे जाओगे। सो दिस इज हराइजन। हराइजन मतलब वो लाइन, क्षितिज जिसको हिंदी में बोलते हैं, बट हिंदी आती नहीं है बच्चों को आजकल इतनी। हराइजन मतलब वो लाइन, दूर से देखते हो ना, जहां पे ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान मिल रहे हैं, उसी के नीचे से सनराइज होता है और उसी में सनसेट हो जाता है। नीचे कहीं नहीं जा रहा है, मतलब एक हमारा फील्ड ऑफ व्यू होता है, हमें दिखना बंद हो जाता है उसके बाद, है ना, अर्थ के कर्वेचर की वजह से। सो दिस इज हॉराइजन। अब क्या है कि जब हॉराइजन के नीचे है सन, यहां पे ये है सन, तो ऑब्वियसली सनराइज नहीं हुआ है। हमें सनराइज मतलब हमें सन नहीं दिखाई देगा, हम यहां खड़े हैं, ठीक है, हमें सन नहीं दिखाई देगा। सन से जो रेज आ रही हैं इस टाइम पे, वो रेज हैं ऐसे, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई, ऐसे, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करी। अब अर्थ का हम वैसे तो कैलकुलेशंस के लिए क्या करते हैं कि जो वैक्यूम का और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम लेते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर एग्जैक्ट बात करें तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैक्यूम और एयर का, हम 1 लेते हैं, बट एक्चुअल में एयर हल्की सी ऑब्वियसली डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 से थोड़ा सा बड़ा है, इट इज 1.00029। ठीक, तो इससे क्या होगा, रेयर टू डेंसर ही आ रहा है ना, तो इसकी बेंडिंग कैसे हो जाएगी? इसकी बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। एक इसको ऐसे बना देते हैं होराइजन, ठीक है, इसकी बेंडिंग हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंडिंग हो गई इसकी टुवर्ड्स नॉर्मल। थोड़ा एग्जैजरेट करके डायग्राम बनाना पड़ता है, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है जितना दिखा रहे हैं हम, लेकिन अदरवाइज समझ में भी नहीं आता। ये ऐसे आया ना, तो इसकी बेंडिंग हो गई ऐसे, ये ऑब्जर्वर तक आई, ऑब्जर्वर की मुंडी तक आई, ठीक है। इसको लगेगा, जैसे यहां पे इसको लगेगा कि रे, ये वाली जो रे है वो यहां से आ रही है ना, इसको लगेगा कि ये वाली रे यहां से आ रही है, सीधी सीधी, ये बेंडिंग नहीं पकड़ पाएगा, इसको लगेगा कि ये रे जो है यहां से आ रही है। तो अगर ये रे यहां से आ रही है तो इसको इस सन की जो एपरेंट पोजीशन है वो यहीं पर दिखाई देगी, ये, तो ये एक्चुअल पोजीशन है सन की एस, बट उसे यहां पे दिखाई देगा एस डैश पे, यानी कि अभी सनराइज हुआ नहीं है पर सन दिखाई देने लग गया है। इन दोनों इवेंट्स के बीच में 2 मिनट का गैप होता है, यानी कि 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, बिकॉज ये जो एंगल होता है ना, ये ½ डिग्री का होता है, मतलब बहुत कम होता है, तो 2 मिनट का गैप होता है, क्योंकि ½ डिग्री घूमने में अर्थ को 2 मिनट लगते हैं। तुम हिसाब लगा लो यार, अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो ½ डिग्री घूमने में 2 मिनट लगेंगे, तो उन देर में अर्थ घूम जाती है, एक्चुअल में सन दिखाई देने लगता है। सेम यही डायग्राम इस तरफ बना लो, सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता रहेगा, सनराइज होने से 2 मिनट पहले दिखाई दे रहा, सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहेगा। तो टोटल एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से, टोटल जो डे की लेंथ है 4 मिनट ज्यादा अपीयर होती है, इल्यूशन टोटल 4 मिनट ज्यादा अपीयर होती है, जबकि 4 मिनट कम होनी चाहिए, एक्चुअल जो लेंथ है वो 4 मिनट कम होनी चाहिए। अपनी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा 4 मिनट से, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये 3 फिनोमिना मैंने डिस्कस करने थे रिफ्रैक्शन के। अब इसमें जो न्यूमेरिकल है वो, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, वो मैं आपको करा देता हूं और फिर छुट्टी। सो ये है, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है। एक टैंक में हमने वाटर फिल कर दिया, कितनी हाइट तक? 12.5 सेंटीमीटर की हाइट तक। द apparent depth of needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4। अब एक टैंक के बॉटम में एक नीडल पड़ी है, उस नीडल को जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया तो वो कहां दिखाई दी? वो दिखाई दी इतनी डेप्थ पे, यानी कि 9.4 सेंटीमीटर की डेप्थ पे ये वाटर है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रियल डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रियल डेप्थ विच इज 12.5 बाय अपरेंट डेप्थ विच इज 9.4। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 विच इज 1.33, तो वही रेशियो आएगी।
इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, अब वाटर यहां से निकाल के एक लिक्विड डाल दिया 1.63 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बाय व्हाट डिस्टेंस द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। अगर दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड डाल दूंगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है तो और ऊपर दिखेगी नीडल। अब मान लो नीडल यहां दिखाई दे रही है थोड़ा और ऊपर, तो माइक्रोस्कोप को इतना और मूव करना पड़ेगा हमको ऊपर, है ना, उस पर फोकस करने के लिए। तो पहले तो देखें कि जो नया लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63, उसके लिए दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ तो 12.5 ही रहेगी और एपरेंट डेप्थ y, तो न्यू एपरेंट डेप्थ y इज 12.5 डिवाइडेड बाय 1.63। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा नियरली 7.7 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 7.7। पहले माइक्रोस्कोप यहां फोकस कर रहा था तो अब उसको हमने यहां लाना है, तो कितना ऊपर मूव करना पड़ेगा, 9.4 माइनस 7.7, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 9.4 माइनस 7.7 दैट इज 1.7 सेंटीमीटर माइक्रोस्कोप को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये टॉपिक थे रिफ्रैक्शन पे बेस्ड जो एनसीईआरटी में है। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मिलता हूं आपसे उस लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।